Hello dear students, it's Kiran, your teacher. Today we are going to know about History Chapter 1 French Revolution Part 3. इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी कुछ पार्ट्स दे दिए हैं. ये पार्ट 3 मैं इसलिए बोल रही हूँ कि चैप्टर जहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया है उसका ये पार्ट 3 है. और पहले वाला जो इसका पार्ट था दैट मीन जहाँ चैप्टर पढ़ाना शुरू किया उसमें मैंने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दिया था. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका रिस्पांस मुझे एकदम आपने अच्छा नहीं दिया क्योंकि आप उसके नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हो और मुझे क्लास ग्रुप में सबमिट भी नहीं करते हो. इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ और साथ में उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं डाल रही हूँ. हालांकि बहुत से क्वेश्चन बनते हैं तो सारे मैं नहीं क्रिएट कर रही हूँ. स्पेशली जो डेट्स होंगे वहाँ पे मैं अंडरलाइन करती हूँ जो कि आपने नोटिस किया है और मैं चाहती हूँ कि आप भी अंडरलाइन करो. बेहतर होगा कि आप भी बुक लेकर बैठो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा. इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं देन मैं शुरू करूंगी. तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन. आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे ये चैप्टर आपके लिए जाना पहचाना सा चैप्टर है. लेकिन हाँ, इस चैप्टर के स्टार्टिंग और एंड में बहुत सी कुछ एडेड स्टोरीज़ आपको मिलने वाली है. बट ये जो टॉपिक है ये द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन है और सिंपली ये है पेज नंबर 8-9. मैं कोशिश करूँगी कि पेज नंबर 10 तक जाऊँ. देखती हूँ कहाँ तक ले जा पाती हूँ आपको. सो आप देखना शुरू करो. ये है आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन की कहानी. दैट मीन जो फ्रेंच सोसाइटी में जो वहाँ के पीपल बहुत दुखी थे उनके किंग की वजह से क्योंकि उनको वहाँ की चीज़ें सही समझ में नहीं आ रही थी, या फिर कुछ ऐसे कह लो कि वो लोग इस बात से नाखुश थे कि उनके जो किंग हैं वो बहुत अच्छा काम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, स्पेशली जो थर्ड स्टेट की सोसाइटी थी उनके लिए. तो इस वजह से ये स्टोरी आगे बढ़ी थी. आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके साइज़ को इंक्रीज़ किया है. आप भी बुक लेकर ही बैठो. लुइस 16 ने जो है टैक्सेस बढ़ाने की कोशिश की. और टैक्सेस बढ़ाना क्यों था? क्योंकि आपको मैं इससे पहले बता चुकी हूँ कि एक्चुअली उनके जो ट्रेज़र था उनके जो खजाने की हालत थी बुरी थी, वो खाली हो चुका था. क्यों खाली हुआ था? क्योंकि उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की हेल्प की थी ब्रिटिश से आज़ाद होने में, इसलिए इनका ख़जाना खाली हो चुका था. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो टैक्स बढ़ा रहे थे तो किस पे बढ़ा रहे थे? वही थर्ड स्टेट के लोग जो एक्चुअली रिच नहीं थे. क्योंकि आपने देखा कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग रिच थे जो कि क्लेर्जी और नोबल थे. ठीक है, तो वो लोग टैक्स तो पे करते नहीं थे. टैक्स पे करना था बेचारे थर्ड स्टेट के लोगों को. तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि क्यों ना टैक्स बढ़ा दिया जाए. पर कहानी ये थी या स्टोरी में ये था कि वो खुद अपने बूते नहीं बढ़ा सकते थे. उनको बढ़ाने के लिए क्या था, क्योंकि ओल्ड रिजीम जो मोनार्च का था या फिर जो किंग थे वो खुद नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने टैक्स बढ़ाने के मकसद से किसको बुलाया? एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई. देखो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, आप उसे चेक करना. उन्होंने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई और इसके बाद वो सिंपली चाहते थे कि जैसे पुरानी स्टोरी चलती है ना वैसा ही सब कुछ चले. दैट मीन कि थर्ड स्टेट के लोग जो है सबसे ज़्यादा टैक्स भरें. लेकिन इसमें उन्हें वोटिंग राइट कुछ खास नहीं था. अब देखो उन्हें क्या वोटिंग राइट नहीं था. तो स्टेट जनरल शुरुआती दौर में दैट मीन जो पहले होता था उसमें क्या था कि स्टेट जनरल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर एक तरीके से मोनार्च के पास आते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या करना है, कितने टैक्स बढ़ाने हैं, क्या करना है. तो ये वक्त तो है जिस वक्त की हम लोग स्टोरी यहाँ पढ़ रहे हैं, ये वक्त है एक्चुअली 5 मई 1789 की. और अगर आपको याद होगा जब इस चैप्टर की शुरुआत मैंने की थी तो एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये 14 जुलाई की स्टोरी एकदम चैप्टर के स्टार्टिंग में. अगर आप अभी भी चेक कर रहे हो तो आप देखो वीडियो को पॉज करके आप चेक कर लो कि वो 14 जुलाई 1789 की घटना है. दैट मीन ये जो स्टोरी आप पढ़ रहे हो वो उससे पहले की है. वो उस चैप्टर में मैंने दैट मीन उस वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि वो होती है ना मूवीज़ की, भाई पुरानी स्टोरी जो है बाद की स्टोरी पहले बता दी गई और जो एकदम पहले की स्टोरी थी वो बाद में बताई जा रही है. तो कुछ ऐसा ही समझो. तो वो तो घटना घटी थी रूमर्स के बिहाफ पर जो 14 जुलाई की घटना थी. बट यहाँ उससे पहले की घटना बताई जा रही कि एक्चुअली वो रूमर उड़ा क्यों, क्यों लोग इतने नाराज़ हुए
उससे पहले की ये घटना है कि ये वक्त था 5 मई 1789 का, जब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। और यहाँ पर जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप देखना, ये जो है अंडरलाइन जो मैंने किया ये 1614 का टाइम था, जब इससे पहले स्टेट जनरल को बुलाया गया था। और कैसे क्या टेक्स्ट, सॉरी नॉट टेक्स्ट, मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन दिया, इट्स अ टैक्स, ओके। तो टैक्स कितना बढ़ाना है वो सारी चीज़ जो है डिस्कस हुई थी 1614 में। लेकिन ये वो दिन आ गया था जब राजा का खजाना खाली था और वो चाहते थे टैक्स बढ़ाना। तो ये 5 मई का वक्त आ गया 1789 का। प्लस 16 ने जो है जनरल असेंबली को बुलाया ताकि वो पास कर सके प्रपोजल्स किस चीज़ का, तो वही न्यू टैक्सेस का, कि वो सारी चीज़। तो ये कहाँ ये मीटिंग हुई, तो मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ ये मीटिंग जो था, और इसे आप अंडरलाइन करना और साथ ही साथ लर्न भी कर लेना। ये हॉल था, क्या नाम था इस हॉल का, आप देखो, रेस्प्लेंडेंट हॉल। कहाँ था ये हॉल, तो ये हॉल था वर्सलीज में। ये मैंने आपको बताया है, मैप वर्क में भी आपको ये करना है। वर्सलीज जो है फ्रांस पेरिस का एक प्लेस था, तो वहाँ के रेस्प्लेंडेंट हॉल में बुलाया गया स्टेट जनरल्स को, ग्रुप ऑफ पीपल को। और मैं यहाँ ये बता दूँ कि स्टेट जनरल कोई थर्ड स्टेट के पक्ष के नहीं थे, ये एक्चुअली राजा के ही मेंबर हुआ करते थे, राजा के ही पक्ष में ये सारी बातें किया करते थे। अब ये समझो कि ये हॉल है, सपोज दैट मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ, दिस इज़ योर हॉल। ये हॉल कौन सा है, तो ये रेस्प्लेंडेंट हॉल है जो कि वर्सलीज का है। और यहाँ पर 300 मेंबर्स क्या थे, ईच स्टेट के थे। यहाँ पे देखना 300 मेंबर्स जो थे, रिप्रेजेंटेटिव जो थे ईच स्टेट के थे। और स्पेशली कौन से ईच स्टेट, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के। ठीक है, यहाँ मैं पूरा पूरा लिख नहीं रही हूँ लेकिन आप समझ लेना, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग थे, दोनों के जो थे 300 मेंबर थे। और ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट कौन से लोग थे, तो वही जो क्लेरजी एंड नोबल्स को आप कहते हो ना, क्लेरजी यानी जो चर्च के पादरी होते हैं, फादर्स होते हैं, उनके ग्रुप को कहते हैं। एंड नोबल्स जो किंग और किंग्समैन या उनकी जो भी किंग की फैमिली होती है, जो राजा के सपोर्टर होते हैं, तो वो लोग थे। और थर्ड स्टेट कौन था, तो वो मिडिल क्लास की फैमिलीज़। तो आपको बता दूं कि थर्ड स्टेट के पता है 600 मेंबर्स थे। और ये जो 600 मेंबर्स थे ये कौन थे, तो थर्ड स्टेट के सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, थर्ड स्टेट के वो लोग जो पढ़े लिखे थे, ये रहे वो 600 मेंबर्स। क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन वैसे बता रही हूँ कि वो कितने मेंबर्स थे, तो 600 मेंबर्स थे। थर्ड स्टेट के कितने मेंबर थे, तो फिर से मैं यहाँ डायग्राम बना के बताऊँ कि थर्ड स्टेट के, सॉरी डियर, थर्ड स्टेट के ये 600 मेंबर्स थे जो भी इस हॉल में थे, यानी वर्सलीज के रेस्प्लेंडेंट हॉल में ये लोग भी थे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के लोग थे, इन लोगों को तो आमने सामने बैठने दिया गया, यहाँ ये फर्स्ट स्टेट के लोग और यहाँ ये सेकंड स्टेट के लोग। और बाकी लोग जो थे ये थर्ड स्टेट वाले, जिनके 600 मेंबर थे। मैं थोड़ा सा और वर्सलीज हॉल को बड़ा करती हूँ, तो ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो 600 लोग थे, ये चारों तरफ से खड़े थे। दैट मीन ये 600 मेंबर जो थर्ड स्टेट के थे, ये बेचारे चारों तरफ से खड़े थे, केवल ये 600 मेंबर, और इन्हें बैठने की भी इजाज़त नहीं थी। और ये 600 लोग ही केवल थर्ड स्टेट के नहीं थे, बहुत सारे मेंबर्स थे, लेकिन ये 600 वो लोग थे थर्ड स्टेट के जो पढ़े लिखे थे, दैट मीन जो एजुकेटेड अलाइट थे वो थे। और साथ साथ इस रेस्प्लेंडेंट हॉल वर्सलीज के बाहर बहुत सारे फीमेल्स मेल्स खड़े थे, उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंदर सिर्फ क्या आया, तो बाहर खड़े थर्ड स्टेट की वो जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनमें से उन लोगों के 40,000, ये देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप भी करना, 40,000 लेटर्स जो थे वो भी रिप्रेजेंट किए गए। दैट मीन आप ऐसे समझो कि ये हॉल में मीटिंग हो रही थी, इसमें जनरल स्टेट के मेंबर्स थे और फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के भी मेंबर थे, दोनों के 300 मेंबर थे। और इसके बाद इसके आसपास तो खड़े ही थे थर्ड स्टेट के वो 600 पढ़े लिखे एजुकेटेड मेंबर्स जो थे वो खड़े थे। और यहाँ पर हो रही थी किस बात पे बात, कि टैक्स बढ़ाना है। पर टैक्स बढ़ाने के लिए प्रपोजल तो तैयार था और राजा चाहते थे कि जो पुरानी तरह से परंपराएं हैं वही चले। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ ये रूल था, हर आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं था।
वहाँ की रूल के मुताबिक, यानी जो पहले चल रहा था उसके मुताबिक सारे मेंबर्स जो होंगे, यानी फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर का एक वोट केवल, और सेकंड स्टेट के 300 मेंबर्स का दूसरा एक वोट, और जो वो 600 थर्ड स्टेट के मेंबर्स जो अंदर थे उनका भी केवल एक वोट। अब ऐसे कुछ समझो कि एक तरफ तो आ गया 2 वोट और एक तरफ आया 1 वोट, जो कि थर्ड स्टेट का, टी फॉर थर्ड स्टेट, और यहाँ पर एफ और एस मैं देने की कोशिश कर रही हूँ, दैट इज सेकंड स्टेट के ये वाले 2 वोट। तो जीत कौन गया? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग। यानी फिर से वही राजा की मनमानी चलने वाली है, थर्ड स्टेट के लोग बेचारे टैक्स भी पे करेंगे और उन्हें कोई अधिकार भी नहीं होगा। तो ये एक्चुअली थर्ड स्टेट के जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनको सिर्फ उस रेस्प्लेंडेंट हॉल में सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन मिली थी, तो उनको ये अधिकार नहीं देने की बात हो रही थी। लेकिन वो लोग एकदम नाखुश थे। थर्ड स्टेट के लोग इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि भाई अब जो है इस सोसाइटी में सभी को अधिकार मिलने चाहिए। और जैसे कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको दे चुकी हूँ कि एक जो रोशियो थे हमारे फिलोसफर, उनका भी एक फिर से यहाँ पर मैं बुक दिखा रही हूँ, हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। उनका एक प्रिंसिपल उनका ये कहना था कि भाई सभी को इक्वल अधिकार मिलने चाहिए। और यहाँ पर देखिए उनके बुक का नाम क्या था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अंडरलाइन कर रही हूँ, आप ध्यान रखना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ वैसे मैंने बहुत बार आपको दिया है नोट्स इस दौरान, क्लास ग्रुप में पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप इन चीज़ों को यहाँ देखना ज़रूर। तो ये इनकी जो बुक थी, ये फिलोसफर थे और इनकी बुक में ये मेंशन था, ये जो बुक इन्होंने राइट डाउन किया था, इनका सीधा से कहना था कि ये जो है सारे अधिकार सभी को मिलने चाहिए। पर चूंकि ये लोग मानने को नहीं तैयार थे, दैट मीन राजा और उनके जो सहयोगी थे, दैट मीन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो मेंबर थे, या फिर ऐसे भी कह दूं कि स्टेट जनरल जो थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। तो पता है क्या हुआ, वो जो 600 मेंबर्स थे ना, उन्होंने उस हॉल को छोड़ दिया, वॉकआउट कर गए कि नहीं, अब हम ऐसी बात नहीं मानेंगे। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे, हमें वोटिंग राइट नहीं दोगे, तो हम आपकी बात नहीं मानने वाले हैं और अब हम यहाँ से निकल जाते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बार और आपको बता दूँ कि इनकी डिमांड क्या थी। ये चाहते थे कि ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। यहाँ मैंने फिर से अंडरलाइन किया, दैट मीन ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे ना, इनका कहना था कि नहीं, कोई हर स्टेट का एक वोट नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक आदमी को एक वोटिंग राइट होना चाहिए। तो इससे वो क्या सोच रहे थे, थर्ड स्टेट के लोग क्या सोच रहे थे, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। वो बुक में नहीं दिया गया, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ऐसा कहने के पीछे उनकी मंशा ये थी कि जैसे फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के लोग मिलाकर 600 थे और थर्ड स्टेट के अकेले ही 600 मेंबर थे, तो उनका ये कहना था कि भाई वो लोग भी वोट दें, और वो लोग तो सब एक तरफ वोट देने वाले हैं और हम लोग एक तरफ देने वाले हैं, दैट मीन एटलीस्ट 50-50 पोजीशन तो होगी हमारी। लेकिन वहाँ वो लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे, बट उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग ऐसे वॉकआउट कर जाएंगे, दैट मीन पैलेस से निकल जाएंगे, दैट मीन जहाँ पर ये मीटिंग हो रही थी, स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी, उससे वो लोग वॉकआउट कर जाएंगे। बट ऐसा ही हुआ। वो लोग जो है, उनके जो मेंबर्स थे, थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, वो वहाँ से वॉकड आउट हो गए, बाहर निकल गए। और निकल गए तो क्या, बस निकले ही नहीं, आगे जाकर जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने देखा कि जितने भी उनके स्पोक्समैन थे, दैट मीन थर्ड स्टेट के वो जो पढ़े लिखे 600 मेंबर थे, इन्होंने एक तरीके से इस सोसाइटी के लिए सोचा कि नहीं, अब तो हमें कुछ करना होगा। और ये लोग एक जगह मिले, दैट मीन वो 5 मई की घटना थी। और ये देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, दिस इज़ 20 मई, सॉरी नॉट 20 मई, इट्स 20 जून। और ये जो जून का वक्त था, ये लोग एक जगह जमा हुए, असेंबली इन्होंने की। कहाँ की? तो एक हॉल जो कि इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे इन्होंने मीटिंग की। दैट मीन कौन लोगों ने मीटिंग की? तो थर्ड स्टेट के लोगों ने मीटिंग की कि भाई किसी भी कीमत पे हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। और खाली मीटिंग ही नहीं की, इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली और इसी का नाम था नेशनल असेंबली। ध्यान से आप देखना। पर हाँ, अभी मैं बता दूं, ये जो नेशनल असेंबली बनी थी, किनकी बनी थी? तो थर्ड स्टेट के वो पढ़े लिखे लोगों की ही बनी थी। बहुत से मेंबर अभी भी थे, जिसके बारे में मैंने बताया कि वो बाहर खड़े थे, उनके लेटर्स जो है अंदर भेजे गए थे। इसमें फीमेल्स और एज ओल्ड पीपल भी थे, बच्चे भी थे। तो वो लोग इसके मेंबर नहीं थे। ये नेशनल असेंबली बना थर्ड स्टेट के लोगों का, पर किन का बना? तो उनका बना जो कि पढ़े लिखे मेंबर थे। और पता है इनको लीड कौन कर रहे थे? तो वो ध्यान आप ज़रूर दोगे कि लीड करने वाले मेंबर्स कौन थे।
आपको मैं यहाँ दिखा दूँ कि वो लीड करने वाले मेंबर जिनका नाम था मीरा ब्यू एंड एबेस्यू, ये रहे, वो अंडरलाइन मैं कर रही हूँ, आप देख लेना। तो ये मीरा ब्यू एंड एबेस्यू जो थे, ये वो लीडर थे। दैट मीन नेशनल असेंबली का कोई तो लीडर बनेगा, क्योंकि वो थर्ड स्टेट के लोग वॉकआउट कर गए थे। टेनिस हॉल में जाकर उन्होंने अपना 20 जून 1789 को ये सारी चीज़ की। तो लीड करने वाले ये दोनों मेंबर थे। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि मीरा ब्यू जो थे, ये खुद एक नोबल थे। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया है एंड में, आप देख लेना। तो मीरा ब्यू जो थे ये एक नोबल थे, दैट मीन रिच एंड पर्सन थे। और साथ साथ जिनके बारे में एबेस्यू की बात कर रही हूँ, तो ये प्रिस्ट थे, यानी क्लेर्जी जिनको आप कहते हैं ना कि पादरियों के समूह के ये मेंबर थे, उनमें से ये थे। लेकिन फिर भी ये लोग भी थर्ड स्टेट के साथ थे, और ये लोग उन्हें लीड करते हुए आगे जो है इन्होंने नेशनल असेंबली को लीड किया। या फिर ऐसे समझो कि ये थर्ड स्टेट के जो एक थर्ड स्टेट के लिए जो ये नई पार्टी बनाई गई, इसके लीडर ये दोनों थे। ठीक है, अब मैं आगे चलूँ। अब आप देख रहे हो मैं आ गई हूँ पेज नंबर 9 पे। ये हैं एबेस्यू, जो मैं अभी आपको बता चुकी। ये कौन थे? तो ये प्रिस्ट थे। उनके बारे में भी जस्ट नीचे में दिया गया था, अंडरलाइन मैंने किया है मीरा व्यू के बारे में। तो ये भी थर्ड स्टेट के मेंबर बन गए। और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि एबेस्यू जो थे, ये थर्ड स्टेट को एक तरह से प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये खुद थर्ड स्टेट के नहीं थे। ये तो एक्चुअली प्रीस्ट थे, दैट मीन जो चर्च के फादर, उनके फादर जो होते हैं, पादरी जो होते हैं, उनमें से ही ये एक थे। तो इस तरीके से, लेकिन अच्छे राइटर थे, तो इन्होंने भी एक बुक लिखा, और उसमें सॉरी नॉट बुक लिखा, इन्होंने एक पैम्पलेट बनवाया, दैट मीन पेपर छपवाया, और उसमें लिखा कि व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, दैट मीन ये थर्ड स्टेट है क्या। और एक तरह से बहुत इमोशनल सी चीज़ें उसमें लिखी, जो ऑब्वियस है लोगों को बहुत अच्छी लगी, और थर्ड स्टेट के लोग भी इस बात से बहुत खुश हुए। तो कुछ ऐसी ही कहानी चली। अब तो क्या था, नेशनल असेंबली एक तरह से पावरफुल हो गई। बट बुरी बात क्या है, यहीं से आप सुनना शुरू कर देना। मैं यहीं आपको बता दूं, ये मत समझना कि नेशनल असेंबली बहुत अच्छा था। इनफैक्ट पूरे फ्रांस की स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा एक से एक महान लोगों की कहानी। दैट मीन अभी ये जो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये आगे चलकर बहुत अच्छा नहीं आपको लगने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ वही लोग शामिल थे जो पढ़े लिखे थे। बेचारे थर्ड स्टेट के वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अभी भी पिछड़े हुए थे, उनको कोई अधिकार नहीं मिला था इसमें। ठीक है, इन द सेंस कि ऐसा लगता था कि वो सारे अधिकार दे रहे हैं, बट प्रैक्टिकली वो सारे अधिकार किसी को नहीं मिला था, सिर्फ इन्हीं लोगों को मिला था जो पढ़े लिखे मेंबर थे। वो आगे आगे देखेंगे क्या है, अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे दे रही हूँ। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इस तरीके से ये स्टोरी आगे चली। और बुरी बात ये थी कि नेशनल असेंबली तो अब एकदम बिजी था कि किसी तरह से ऐसे संविधान बना लिए जाएं जिसमें हमें सारे अधिकार मिल जाएं, क्लेजी और जो नोबल्स हैं उनके अधिकार को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, दैट मीन राजा को उतने पावर ना दिए जाएं। तो ये बिजी थे। और जो थर्ड स्टेट के सारे लोग थे, उनको भी लग रहा था कि सारे अधिकार मिलेंगे, तो वो लोग भी इनका साथ दे रहे थे। ये तो चूंकि मैं आगे की स्टोरी जानती हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। बट यहाँ पर देखकर ऐसे लग रहा था कि थर्ड स्टेट के लोग तो पूरी तरीके से एकजुट हैं और काम में लगे हुए हैं। बट उनका एकदम ध्यान नहीं था। फ्रांस की हालत बुरी हो रही थी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों की कीमत बहुत बढ़ रही थी। और वजह थी क्योंकि आपको इससे पहले मैं बताया कि उनकी फसल ख़राब हो गई थी, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ों की कीमत बहुत बढ़ गई थी। और वहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे, वो थर्ड स्टेट के ही लोग आ गए थे, क्योंकि उन्हीं की हालत बुरी थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी। बट क्या था, इस दौरान जो थर्ड स्टेट के लोग थे, बाकी जो रिमेनिंग लोग थे, जो थर्ड स्टेट के मेंबर बन गए थे, वो तो बिजी थे कि किसी तरह से ऐसा संविधान लाया जाए, उसको बनाने में बिजी थे। लेकिन बाकी लोग जो थे, उन्होंने एक तरीके से जो शहर के उनके जो रिचर पर्सन थे, इसमें आपको मैं बता दूं कि रिचर पर्सन के यहाँ उन्होंने हमला शुरू कर दिया। दिस इज़ मनोर, ठीक है। और यहाँ जो स्टोरी मैंने आपको स्किप की है, वहाँ कुछ वही है कि ब्रेड की कीमत बहुत बढ़ गई थी। फीमेल्स जो थी वो ब्रेड शॉप पे जाती थी बेचारी ख़रीदने के लिए, और जब तक उनकी बारी आती, क्योंकि वो क्यू में खड़ी होती थी ख़रीदने के लिए, और जब तक उनकी बारी आती थी ब्रेड ख़त्म हो जाता था। तो अब सोचो कि कैसी बुरी हालत थी उनकी, क्योंकि भूख तो सबसे बुरी हालत होती है ना। तो इस तरीके से उनकी हालत बहुत बुरी थी। और वो लोग जो थे, ऑब्वियसली कंट्री साइड में बहुत से रूमर्स बढ़ गए थे। और ये वो लाइन है जो आपके फर्स्ट वाले जो पेज में मैंने आपको बताया था
कि 14 जुलाई का वक्त था 1789 का। एक रूमर उड़ा कि भाई जो सेना के जो लोग हैं वो राजा ने उन्हें यहाँ भेजा है शायद आम जनता को परेशान करने के लिए। तो इस रूमर के बिना पर जो है लोग जो थे, आम जनता जो थी, उन्होंने मैनोर्स पर हमला कर दिया। मैनोर्स दैट मीन जो महल थे उन पर उन्होंने हमला कर दिया, उनके मालिकों पे हमला कर दिया। बहुत से जो मैनोरियल्स मतलब उनके जो ओनर थे वो लोग भाग खड़े हुए अपने पड़ोसी कंट्रीज़ में जान बचाने के लिए। और ये जो थर्ड स्टेट के गुस्साए लोग थे, दैट मीन वो जो आपने सुना था ना कि वर्सलीज के उस रेस्प्लेंडेंट हॉल के बाहर बहुत से लोग खड़े थे, तो उन लोगों ने इनको लूटना शुरू किया। इनके घरों में जाकर जो उनके क्रॉप्स थे उनको उन्होंने लूटा, और साथ साथ जो चीज़ें उन्हें मिली वहाँ से उन्होंने उनको लिया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने क्या किया, जितने भी मनोरियल ड्यूज़ थे, दैट मीन दिस इज़ मनोर, और जितने भी, ये देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, दिस इज़ मनोरियल ड्यूज़, दैट मीन महलों के कुछ ड्यूज़ होते हैं ना, दैट मीन महलों में काम करने वाले जो लोग थे वो कौन थे, थर्ड स्टेट के लोग थे। स्लेव की तरह एक तरह से वो काम करते थे, तो उनके पास उनके कुछ कर्ज होते होंगे, तो उनके जो पेपर्स थे उनके पास, उन सबको भी इन्होंने जाकर जला दिया। यानी महलों में घुसे, वहाँ उन्हें जो चीज़ें मिली उनको उठाया, बहुत सी चीज़ों को स्पॉइल किया, क्योंकि महल के तो लोग डर के भाग खड़े हुए थे ना। तो और जितने भी पेपर्स मिले, ये वो थर्ड स्टेट के लोग जो थे उन्होंने उसे जला दिया। तो इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ी। मैं कह सकती हूँ कि फ्रांस की स्थिति बहुत ही बुरी हो गई थी। अब राजा के पास कुछ भी ऐसी मतलब कंडीशन नहीं बची, या उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा कि वो मना करें थर्ड स्टेट के लोगों की कि नहीं वो तो बात नहीं मानेंगे। कहानी तो आपने सुनी ही ना कि एक्चुअली वो लोग टैक्स बढ़ाना चाहते थे थर्ड स्टेट के ऊपर, और वोटिंग राइट भी नहीं दे रहे थे थर्ड स्टेट वालों को, यानी हर स्टेट का एक एक वोट ही केवल कंसिडर कर रहे थे। जबकि थर्ड स्टेट के लोग चाहते थे कि नहीं, हर किसी को एक एक राइट मिले ताकि इनका पलड़ा भारी हो। बट ऐसा नहीं हुआ था, तो ये लोग बाहर निकल आए और एक तरह से परेशान कर दिया। तो आप समझ लो कि राजा ने बात मान ली, यानी लुइस 16 ने बात मान ली। क्यों मान ली, तो एक तरह से कह सकते हैं डर कर मान ली, कोई दिल से नहीं मानी उन्होंने, क्योंकि अब कोई चारा ही नहीं था। तो यहाँ जो लास्ट में आपको मैं दिखा रही हूँ, एक तरह से उनके डर के मानने की स्टोरी ही आपको यहाँ पर है कि ये जो है फ्रांस के जो किंग थे, उन्होंने एक्चुअली लुइस 16 ने ये बात मान ली, रिकॉग्नाइजेशन दे दिया कि ठीक है, नेशनल असेंबली भी एक पार्टी है और उनकी बात मानी जाएगी। उनके जो प्रिंसिपल हैं, दैट मीन उन्होंने जो अपने रूल्स बनाए हैं वो बात मानी जाएगी। और मैं फिर से एक बार डेट अंडरलाइन कर रही हूँ, देख लेना, दिस इज़ 4 अगस्त 1789। यानी फिर से अगर पुरानी स्टोरी बताऊं, यहाँ पर वो डेट अभी नहीं दिया गया, एकदम फर्स्ट पेज में है 14 जुलाई 1789। तो उस दिन जो रूमर उड़ा था उसके बाद ये सारी चीज़ हुई, और इसके बाद 4 अगस्त आते आते राजा ने एक तरह से बात मान ली। अभी मैंने कहा ना, कोई खुशी खुशी नहीं मानी, डर के मान ली, क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आम जनता जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से गुस्से के मूड में थी, और अब कुछ भी उनके हाथ में नहीं था। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हुई। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताना चाहती हूँ। नीचे में सबसे देखोगे ना, एक्चुअली मैंने आपके पीडीएफ को लिया है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ यहाँ पर दिखाई जानी पॉसिबल नहीं है, बट आपके पास बुक है तो आप वहाँ डेफिनेटली चेक करना। सबसे नीचे में जो आप देखोगे, जो मैं कोशिश कर रही हूँ अंडरलाइन करने की, अगर आप इसे मेंशन कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली इसे चेक करो, मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर जानते हो, ये 4 अगस्त, ये डेट फिर से बताऊँ कि ये आप डेफिनेटली याद रखना, 4 अगस्त 1789 का वो वक्त था। राजा ने सारी बात मान ली, ऑब्वियस है दुखी मन से बात मान ली। तो जब बात मान ली तो पता है क्या हुआ कि सारे चर्च के पास जितनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी ना, एक तरह से सब हटा दिया गया। और अब जो था राजा का खजाना जो खाली हुआ था, गवर्नमेंट, यहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है गवर्नमेंट, क्योंकि राजा की तो बात अब मानी नहीं जाने वाली है। मतलब राजा रहे लेकिन उनका पूरा अधिकार नहीं था अभी तक, आगे स्टोरी में देखेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि चर्च के पास जितनी प्रॉपर्टीज़ थी ना, उन सबको ले लिया गया। दैट मीन उनके पास बहुत सी ज़मीन थी, तो वो सब जब ले लिए गए तो इनके पास लगभग 2 बिलियन लीवर, कल मैंने जो वीडियोस दिया था उसमें मैंने दिया है लीवर क्या है था। तो उनकी करेंसी थी जो कि 1794 तक चली थी, तो अभी तो 1794 इस स्टोरी में नहीं आया। तो उस दौरान इतनी करेंसी जो है, चर्च की ज़मीन जब उनसे ले ली गई तो इतनी सारी जो है उनके पास एक तरह से खजाना आ गया।
तो ये सारी चीज़ थी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ जो आप देख रहे हो ना न्यू वर्ड्स, तो इसमें एक चेटॉक्स है, तो आप देख लेना वो भी चेटॉक्स भी क्या होता है, दिस वन ऑल्सो। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये जो आप देख रहे हो नीचे इसके जो है दिए भी गए हैं न्यू वर्ड्स, जहाँ आप देख रहे हो तो समझा दूँ, चेटॉक्स भी एक्चुअली राजा और जैसे क्लेजी या फिर नोबल्स के जो हाउसेस थे वो ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े थे, क्योंकि वही तो रिचर मेंबर थे, तो उनके घर को ये कहा जाता है, और चेटॉक्स ऑनर दैट मीन उसमें रहने वाले को कहा जाता है। तो इन सब पर उन्होंने हमला किया था। ठीक है, अब आगे चलो। अब ये आप आ गए हो पेज नंबर 10 पे। यहाँ पर आप देख रहे हो एक जो ऊपर ये दिख रहा है डायग्राम जैसा जो ये दिख रहा है ना, ये एक्चुअली उनके जो संविधान में लिखे गए चीज़ थी, वो है एक तरीके से। दैट मीन नेशनल असेंबली ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था ना संविधान के लिए, उसमें ये चीज़ें हैं। और इसके साइड में कुछ रूल्स भी हैं, यहाँ मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, बस मैं ये दिखा देती हूँ आपको। तो ये नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था, और जैसे मैंने बोला राजा को मजबूरी में बात माननी पड़ी थी, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। तो यहाँ से यहाँ तक जो दिए गए हैं वो अधिकार दिए गए हैं। पता है, ये पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच उनके यहाँ डेमोक्रेसी आ गई थी, लेकिन जब आगे स्टोरी बढ़ने वाली है तो आपको पता चलने वाला है सचमुच में कोई डेमोक्रेसी नहीं आई थी। यहाँ पर क्या है वो सीधे बता रहे हैं कि जैसे आप देख लो, डिक्लेयर किया गया था अधिकार, पुरुषों के जो अधिकार होते हैं उसे डिक्लेयर किया गया, और साथ में सिटीजन, सिटीजन में तो सब लोग आते हैं, मैन का मतलब मैन, पुरुष के लिए बात की जा रही है। और मैं यहीं आपको हिंट दे दूं कि ऑब्वियसली वहाँ के पुरुषों को बहुत से अधिकार मिले थे। और स्पेशली मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं कि थर्ड स्टेट के नेशनल असेंबली के मेंबर कौन थे, तो सिर्फ थर्ड स्टेट के जो पढ़े लिखे लोग थे, पढ़ा लिखा एलाइट था, ग्रुप था, वही लोग इसके मेंबर थे। और जानते हो सारे बेनिफिट्स एक्चुअली उनके हाथ में थी। अभी तो देखने में ऐसा नहीं लग रहा, अभी तो जब सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सभी के लिए वो कर रहे थे। और यहाँ पर वही सारी चीज़ दी गई है कि उनको सारे अधिकार दिए गए, उनको काफ़ी कुछ बताया गया कि भाई जैसे जितने भी रूल्स हैं सभी के लिए होगा, सभी को फ्रीडम मिलेगी, सभी को बोलने की आज़ादी होगी, सभी अपने ओपिनियन को दे पाएंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट मीन कानून की नज़र में सब इक्वल होंगे। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे कि सचमुच की डेमोक्रेसी वहाँ 1789 में ही आ गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब मैं यहाँ पर एक सोर्स के थ्रू बता दूँ कि ये जो सोर्स आप देख रहे हो ना, ये क्रांतिकारी हैं जो कि जॉन है, और ये मिस्टर जॉन पॉल मिराट हैं। ये क्रांतिकारी तो थे ही, साथ ही साथ अच्छे जर्नलिस्ट भी थे, रिपोर्टर भी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस टाइम की कुछ चीज़ों को यहाँ मेंशन किया। इनका कहना है कि ये जो टास्क था, ये जो लोगों ने यहाँ पर देखा है, या फिर आप और हम जो देख रहे हैं, तो उनके बारे में एक तरह से ये कहते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ इसमें बताई गई, बट एक्चुअली जो पुअर को जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यहाँ पर दिस वन मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करती हूँ, पुअर एंड ऑप्रेस्ड जो था विल नेवर बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, इसी लाइन को आप अंडरलाइन करना। दैट मीन ये मिस्टर जॉन पॉल मिराट जो हैं, ये जर्नलिस्ट थे, और इन्होंने लिखा कि ये जो संविधान बना, थर्ड स्टेट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इससे कोई भी बेनिफिट एक्चुअली नहीं मिला। किसको? जो पुअर पीपल थे, जो सप्रेस थे, जो सचमुच दबाए जा रहे थे, उनको नहीं मिला। तो यहाँ तो बस एक छोटी सी स्टोरी इन्होंने दी है। तो ये है आपका सोर्स बी। अब मैं यहाँ जो साइड में आप देख रहे हो, आप अपने बुक में भी चेक कर रहे हो, तो ये जो सोर्स सी है ना, तो ये सिंपली यहाँ से यहाँ तक वो राइट है जो थर्ड स्टेट ने अपने संविधान में लिखा था, और कहा कि ये सारी चीज़ जो है हमारे संविधान में होगी। इसमें वही सारी चीज़ें। वैसे ये बताना ज़रूरी है कि अलग से तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा जहाँ पर ये सारे राइट आएंगे, लेकिन हाँ एक बार समझ लेना ज़रूरी है, किसी को भी स्किप ना करो जब पढ़ा रही हूँ। तो आप यहाँ देखो कि इनके स्टार्टिंग टू एंड तक में, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ तक तो आप देखो 7 तक हैं, फिर 11, 12 और फिर 17 नंबर दिया गया है। तो ये एक्चुअली कोई मिसप्रिंट नहीं है। तो इसमें बहुत से सेम से रूल्स थे, जिसको यहाँ पर एक तरह से छोड़कर या फिर उनको हटाकर यहाँ दिया गया है, क्योंकि वो सारी चीज़ लगभग मैच होते थे। अगर यहाँ से यहाँ तक आपको मैं बताऊँ, तो मैं अलग अलग ना बताकर एक फॉर्मेट में आपको दे देती हूँ। जैसे मैंने बोला
कि एकदम लग रहा था कि उनके यहाँ डेमोक्रेसी आ गई, सभी को अधिकार मिलेंगे, सभी को आज़ादी मिलेगी, सभी कोई भी जन्मजात अमीर या गरीब नहीं होगा, क्योंकि था ना कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के लोगों को बहुत सारे प्रिविलेजेस थे क्योंकि वो अमीरों के यहाँ पैदा हुए थे। तो ये सारी चीज़ ख़त्म हो गई क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार ही किया गया था थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। और हाँ, कौन थे इनके लीडर? तो मीराब्यू एंड एबेस्यू। तो वो सारी चीज़ यहाँ दिए गए हैं। सो वो सारे अधिकार, इन सारे अधिकारों को पढ़ने के बाद आपको डेफिनेटली ऐसा लगने वाला है कि वहाँ तो आ गई थी डेमोक्रेसी, पर ऐसा कुछ आया नहीं था। आगे जब टॉपिक पढ़ाऊँगी तो वहाँ मैं बताऊँगी। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसके मैं झट से 2 क्वेश्चंस दे देती हूँ। आप देख रहे हो मैं आ गई हूँ आपके उन क्वेश्चंस की तरफ। वही जो मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ाया, बस उसी से ये क्वेश्चन दे रही हूँ, ताकि आप राइट डाउन जब करो तो इन क्वेश्चन को करो। आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 दे रही हूँ यहाँ पर। इसका मतलब है कि आप जानते हो इससे पहले मैंने आपको 9 क्वेश्चंस दे दिए हैं इससे पहले वाले वीडियोज़ में। हाँ, वैसे उन वीडियोज़ के मैं लिंक दे दूँगी, जिन्होंने नहीं देखा आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हो। तो आप देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन जो क्रिएट किया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिराब्यू एंड एबेस्यू इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी उनके रोल के बारे में बताइए। या फिर इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो कौन थे, या फिर वो किस स्टेट को बिलोंग करते थे। तो इसलिए मैंने उसे एक आंसर के फॉर्म में दे दिया। दिस इज आंसर, मिराब्यू वॉज अ नोबल एंड एबेस्यू वॉज अ प्रेस्ट, जो मैंने अंडरलाइन करवाया था, दैट मीन क्लेजी। और अब सेकेंड पॉइंट मैंने दिया, बोथ were the leaders of National Assembly and led the tennis court oath in Versailles. Yes, मैं आपको याद दिला दूँ, जब वर्सलीज के रेस्प्लेंडेंट हॉल से वो लोग निकले थे, वॉकआउट कर गए थे, क्योंकि जब राजा और बाकी जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग थे उनकी बात नहीं मान रहे थे वोटिंग राइट देने के ऊपर, तो बाहर आ गए थे। और कहाँ जमा हुए थे? तो यही तो टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे। और वहाँ पर उन्होंने कसम खाई थी, जब तक हमारे अधिकारों को माना नहीं जाएगा तब तक हम बिल्कुल भी किंग के साथ समर्थन नहीं करेंगे। ओथ उन्होंने ली वहाँ पे, किसकी अगुवाई में? तो ऑब्वियसली मिराब्यू एंड एबेस्यू की अगुवाई में। मिराब्यू जो थे वो क्या थे? तो ऑल्सो बॉट आउट अ जर्नल, उन्होंने एक जर्नल लिखा। तो वहाँ पर है बुक में, एकदम नीचे देखोगे तो वहाँ पे है ये दिया हुआ, वहीं से मैंने ये पॉइंट क्रिएट किया है। तो मिराब्यू ने एक जर्नल लिखा। जर्नल हम उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़, एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड होता है। तो ऑब्वियसली उन दिनों फ्रांस की आज़ादी की बातें चल रही थी, और ये स्पेशली थर्ड स्टेट के लोगों के बारे में उसमें उन्होंने मेंशन किया। और डिलीवर्ड अ पावरफुल स्पीच इन द टेनिस कोर्ट, और बहुत ही पावरफुल जो है स्पीच इन्होंने दिया, जिससे वहाँ थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो एकदम खुश हो गए, और उनको लगा कि हाँ हाँ, मिराब्यू तो हमारे लीडर हैं और हमारे लिए सब कुछ करे, इवन दो मिराब्यू खुद भी एक नॉवल थे फिर भी। नाउ एबेस्यू, उन्होंने भी एक जो है पैम्पलेट लिखा। ही रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट, यानी एक पैम्पलेट तैयार किया। पैम्पलेट दैट मीन एक पेपर का भी हो सकता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हों। तो वो जो था, उन्होंने उसमें क्या लिखा कि ये थर्ड स्टेट है क्या, व्हाट आर द थर्ड स्टेट्स। एक्चुअली ये पैम्पलेट क्या बताने की कोशिश कर रहा था? तो ये पैम्पलेट डिस्क्राइब द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द थर्ड स्टेट, दैट मीन एबेस्यू जो है वो कहना चाह रहे थे कि ये थर्ड स्टेट के लोग जो हैं वो कितनी सारी परेशानियों को झेल रहे हैं, और उनके साथ इतना कुछ बुरा किया जा रहा है, कुछ वैसी चीज़। ओके, नाउ ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। और मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, ये व्हाई डिड द थर्ड स्टेट डिक्लेयर देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली, आखिर क्यों थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया? ऑब्वियसली अभी हम पढ़ कर आए हैं, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही थी। आंसर आप देखो, द थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ टू बी द नेशनल असेंबली बिकॉज दे वांटेड द वोटिंग सिस्टम टू बी फेयर एंड दे वुड हैव द मेजॉरिटी वोट। वो चाहते थे कि वोटिंग सिस्टम एकदम फेयर हो, क्योंकि आपने देखा था ना कि इन्हें वोटिंग राइट थी नहीं, हर स्टेट का केवल एक ही वोट था, दैट मीन केवल 3 ही वोट पड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से एक एक, एंड थर्ड स्टेट का एक, तो बेचारे तो हार जाते। तो ये चाहते थे कि सभी का एक एक वोटिंग राइट हो, इसलिए ये लड़ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, द किंग लुइस 16 वांटेड द ओल्ड वेज, जो किंग थे ना वो चाहते थे नहीं नहीं, जो पहले से चला आ रहा है वैसे ही वोटिंग राइट होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें उन्हें फ़ायदे थे। और नेक्स्ट है, थर्ड स्टेट रिप्लाइड बाय
मेकिंग इट सेल्फ नेशनल असेंबली एंड डिक्लेयर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वही जो अभी मैंने आपको लास्ट में दिखाया ना, दैट मीन जो चैप्टर पढ़ा रही थी कि वो सारे जो डिक्लेयर उन्होंने कर दिया कि भाई अब तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होगा, सभी को इक्वल राइट मिलेंगे, कोई भी अछूता नहीं रहेगा अधिकारों से, हर किसी को फ्रीडम होगी। ये सारी चीज़ उन्होंने दिए। लेकिन देखेंगे आगे क्या नेशनल असेंबली सचमुच सभी अधिकार दे रहा था या सिर्फ अपने लिए ही सारी चीज़ ले रहा था। तो वो देखने वाली बात होगी आगे। आगे स्टोरी भी बताऊंगी, दैट मीन चैप्टर पढ़ाऊंगी और साथ साथ आगे बढ़ूंगी। चलो आज के लिए बस इतना ही। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।